हेलो। सो इलिप्स कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अच्छा रिमार्क है। तो ये रिमार्क में क्या दे रखा है कि कोई दो सर्कल्स है C1 C2 जो फिक्स्ड सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस भी फिक्स है। और C2 C1 के अंदर है। फिर एक वेरिएबल सर्कल C है, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि C1 को इंटरनली और C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। तो देखते हैं क्या है। तो ये हो गया पहला सर्कल C1। फिर दूसरा एक और सर्कल है C2। और तीसरा एक सर्कल है जो दोनों को टच कर रहा है इंटरनली, वेरिएबल सर्कल। वेरिएबल सर्कल है जो इनको टच कर रहा है। तो देखो, तो ये पहला वाला हो गया C1, दूसरा हो गया ये C2, और ये वेरिएबल सर्कल C। तो क्या होगा ना कि C1 और R1 ये फिक्स होंगे। C1 और ये R1 क्या होगा ना, ये फिक्स होगा। C2 का भी ये R2 फिक्स होगा, लेकिन वेरिएबल सर्कल का रेडियस वेरी कर रहा होगा। तो दिस इज़ R1, दिस इज़ R2। तो हमें C का लोकस निकालना है। तो C का अगर लोकस निकालने जाएंगे तो वो आएगा, एलिप्स आएगा। तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एलिप्स क्यों आएगा। और इतना ही नहीं, इसमें अपने को और भी चीज़ें पता चलेंगी। तो देखो, तो C1 C का वेरिएबल सर्कल का रेडियस मान लेते हैं R। तो C और C1 इंटरनली टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब C1 हो जाएगा R1 माइनस R। और C2 एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा R प्लस R2। दोनों को ऐड कर दिया तो C प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ध्यान से देखना, द वेरिएबल पॉइंट C इज वेराइंग इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम C1 एंड C2, the sum of the distances from the C1 and C2 is constant, and this constant is greater than the distance between two fixed points. So the locus of C is ellipse. The locus of C is ellipse. तो फिर से देखो, तो variable point C is varying in such a way that the distance sum of the distances from two fixed point is constant, and this constant is greater than the third side. So the locus of C is ellipse. अब एक और चीज कि the fixed points are known as a foci. तो C1 and C2 are foci. C1 and C2 are foci. एंड एक और चीज, ये कौन है, ये मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस इज, ये अपने जो फॉर्मूला बनाया था PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2A। तो S1 S2 होते थे फोकाई और 2A होता था अपना मेजर एक्सेस। तो इस केस में मेजर एक्सेस हो जाएगा R1 प्लस R2। ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर JEE एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपना स्टैंडर्ड इलिप्स में। पर कभी भी ध्यान रखना, इस इलिप्स की इक्वेशन के साथ एक और चीज़ लगी हुई है, ए ग्रेटर देन बी। कभी भी ये ध्यान देना कि इलिप्स की इस इक्वेशन के साथ में एक कंडीशन भी लगी हुई है, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स को स्टैंडर्ड इलिप्स मानते हैं। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और अपने को यही फॉलो करना है क्योंकि ये कहीं से आया है, ये कहीं से आया है, तो वो अपने को समझ में आएगा कि कहाँ से आया है। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सिलरी सर्किल एंड इसेंट्रिक एंगल। तो इसेंट्रिक एंगल एक थीटा एंगल है, वो देखेंगे। ऑक्सिलरी सर्किल होता है मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्किल। तो मेजर एक्सिस एज डायमीटर, सो मेजर एक्सिस एज डायमीटर। सो मेजर एक्सिस एज अ डायमीटर इज अ ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये हो गया अपना ऑक्सिलरी सर्कल। तो इसके डायमीटर कौन है, मेजर एक्सिस। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया ए। तो सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अपना स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब देखो, इसको और अच्छे से समझना कि अगर मैं सेंटर से थीटा एंगल पर अगर मैं सर्किल पे कोई पॉइंट लोकेट करूं, थीटा एंगल पर अगर मैं सर्किल के सेंटर से सर्किल के कोई पॉइंट लोकेट करूं, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा। तो वो P पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आएगा, ये सर्किल का रेडियस ए है थीटा एंगल पर, तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। और इस P पॉइंट से मैंने मेजर एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन। तो इसने एलिप्स को कट किया Q पे, एलिप्स को कट किया Q पे, और Q का कोऑर्डिनेट होगा, तो एलिप्स को Q पे कट किया
तो p का x कोऑर्डिनेट और q का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इक्वेशन से, तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इक्वेशन से, तो x की जगह a cos थीटा रख दो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा प्लस माइनस b साइन थीटा। तो हमें फंडा ये होता है कि जिस तरफ p है वही पॉइंट लेना होता है, तो इसलिए इसको लिखेंगे b साइन थीटा। एक्चुअली माइनस b साइन थीटा इधर वाला है तो वो नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि अपन फंडा ये लगाते हैं कि जिधर p है उधर ही q रहेगा, जिधर p है उधर ही q रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि p का कोऑर्डिनेट आ गया और q का कोऑर्डिनेट आ गया, p और q का कोऑर्डिनेट आ गया। तो तुम अगर नोटिस करो तो देखो एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन x इजिकल टू a cos थीटा, y इजिकल टू b साइन थीटा। अब इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे सीधे ना पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करके और ये इस एंगल को थीटा एंगल बोल देते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये बहुत ट्रिकी है। देखो कैसे कि एलिप्स पे जो q पॉइंट है उस q पॉइंट से जस्ट एक ऑर्डिनेट ड्रॉ होगी तो सर्किल पे एक पॉइंट मिलेगा, और सर्किल के उस पॉइंट को सेंटर से जब ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, एंड दिस थीटा इज नोन एज अ इसेंट्रिक एंगल। दिस एंगल इज नोन एज अ इसेंट्रिक एंगल। नेक्स्ट इसके अंदर एक अच्छा रिमार्क बनता है, तो रिमार्क क्या बनता है देखो, इसमें अगर पी क्यू में निकालता हूँ तो पी क्यू है वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो वो आ जाएगा ए माइनस बी साइन थीटा। तो पी क्यू अगर मैंने निकाला तो वो आता है ए माइनस बी साइन थीटा, और पी एन आएगा बी साइन थीटा। तो पी क्यू बाय पी एन, हाँ क्यू एन पी एन नहीं, सो इट इज क्यू एन, पी क्यू बाय क्यू एन, तो वो हो जाएगा बी साइन थीटा। वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो पी क्यू बाई क्यू एन अगर देखें तो वो आता है ए माइनस बी अपॉन बी विच इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है फॉर एवरी पॉइंट दिस रेशियो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, फॉर एवरी पॉइंट दिस रेशियो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं कोई से भी पॉइंट पे अगर इस तरह का ये परपेंडिकुलर डालूंगा, कोई से भी पॉइंट से मैं अगर ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखो ना, तो ये जो सारे पॉइंट्स होंगे ये होंगे p, और ये सारे जो पॉइंट्स होंगे वो q, और जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो इसमें ना एक रिमार्क बनेगा, तो रिमार्क क्या बनेगा, वो रिमार्क थोड़ा उल्टा है। तो रिमार्क क्या बनेगा कि देर इज अ फिक्स सर्किल एंड देर इज अ फिक्स्ड डायमीटर, there is a fixed circle and there is a fixed diameter and there is a variable point such that the ratio of this perpendicular is constant। तो ये P और ये Q, तो वो पी क्यू बाई क्यू एन अगर देखें तो वो कोई कांस्टेंट है। तो होगा क्या है, तो ये Q पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक एलिप्स आएगा, तो Q पॉइंट का जो लोकस होगा वो एक एलिप्स आएगा, और उस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल ओरिजिनल सर्किल होगा, उस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल ओरिजिनल सर्किल होगा, और वो फिक्स्ड डायामीटर मेजर एक्सिस होगी। तो रिमार्क ये बनता है कि देयर इज अ गिवन सर्किल और देयर इज अ गिवन डायामीटर। तो एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालना है सो दैट कि द रेशियो इज कांस्टेंट, तो लोकस विल बी एलिप्स, और उस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल ओरिजिनल सर्किल होगा और गिवन डायमीटर मेजर एक्सिस होगी। और एक और रिमार्क है कि अगर मान लो अब एलिप्स में क्या होता है, दो पैरेलल टेंजेंट्स आती हैं, एलिप्स में क्या होता है हमेशा दो पैरेलल टेंजेंट्स आती है। तो एक यहाँ पर है, मान लो एक टेंजेंट यहाँ पर है, तो इसके पैरेलल भी एक और टेंजेंट आएगी, तो उस समय भी तो कोई एक पॉइंट मिल रहा होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो होता क्या है कि एलिप्स में सेम स्लोप की दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, एलिप्स में सेम स्लोप की दो टेंजेंट पॉसिबल हैं, तो जो पैरेलल टेंजेंट होगी वो भी तो कहीं पे टच कर रही होगी, वहाँ पे भी कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा होगा, तो उसका जो इसेंट्रिक एंगल होगा और क्यू का इसेंट्रिक एंगल दे डिफर बाय पाई। मतलब अगर क्यू का इसेंट्रिक एंगल थीटा है तो क्यू डैश का इसेंट्रिक एंगल होगा थीटा प्लस पाई, तो बोथ इसेंट्रिक एंगल डिफर बाय पाई। तो ये वो रिमार्क है कि पैरेलल टेंजेंट्स डिफर द इसेंट्रिक एंगल बाय पाई। नेक्स्ट एक देयर इज अ फिक्स सर्किल, देयर इज अ फिक्स डायमीटर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
तो एक पी पॉइंट का लोकस निकाला जो उस परपेंडिकुलर को कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका लोकस एलिप्स आएगा, उसकी ऑक्सिलरी सर्किल ओरिजिनल सर्किल होगी, और गिवन जो फिक्स डायमीटर है वो मेजर एक्सेस होगा। तो जो फिक्स डायमीटर है वो मेजर एक्सेस होगा।